हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी डिकोड। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पार्लियामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एक लाइन आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर की। हर साल इसमें से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है इसका, ठीक है। तो पार्लियामेंट होता क्या है? पार्लियामेंट होता है एक लेजिस्लेचर, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, ठीक है। ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं? हर एक ऑर्गन का जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, एक फंक्शन होता है, वो कोई काम करता है, ठीक है। लीवर कोई काम करता है, पेनक्रियास कोई काम करता है, ठीक है। ऐसे ही पार्लियामेंट का भी कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो उसने बताया है क्या फंक्शन होता है, एक लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक लॉज। क्या मतलब होता है? टू मेक लॉज, ठीक है। अब ये लॉज बनते कैसे हैं? लॉज बनते हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से लॉज बनते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है? पार्लियामेंट बना है 2 चीजों से मिलकर। कौन से? एक लोकसभा हाउस और दूसरा राज्यसभा हाउस। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा के पास कितनी सीट्स होती हैं? 543 सीट्स होती हैं। राज्यसभा के पास कितनी सीट्स होती हैं? 245 सीट्स होती हैं, ठीक है। अब लोकसभा में क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा में क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे फास्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा इंडिया है, ठीक है। हमारा इंडिया है ये, ठीक है। थोड़ा सा ठीक बन जाए। ओके, बेटर, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। हाँ, तो हमारे इंडिया को क्या है, अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टेरिटोरियल होता है कि एक जगह है, ठीक है। तो उनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है, ठीक है। तो इतनी कितनी है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज? इतनी है 543। आपको पता है आप जहाँ पे रहते हैं आपकी कोई ना कोई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कोई नाम होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब लोकसभा के हर 5 ईयर के बाद, हर 5 साल के बाद जब जनरल इलेक्शन होते हैं, तो आप वोट देने जाते हैं अपनी अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। आप वोट देने जाते हैं जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के भी होते हैं, ठीक है। तो जो भी ज्यादा वोट लेके आता है वो क्या बन जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। मतलब उसने लोकसभा की एक सीट ले ली है, ठीक है। ऐसे कर करके हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेके आती है, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसके पास होते हैं, मतलब 543 को अपॉन 2 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अपॉन 2 में टाई हो जाएगा, +1 कर दोगे तो उसके पास मेजोरिटी वोट आ जाएंगे। जिस भी पार्टी के पास इतनी वोट आ गई और इससे ज्यादा वोट आ गई, तो वो पार्टी क्या बना लेगी? वहां पर अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, ठीक है। अपनी क्या बना लेगी? गवर्नमेंट बना लेगी। तो ऐसी सीट्स, ठीक है, ऐसे सीट्स पे कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हम ये पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। और अब ये होता है यूनियन गवर्नमेंट पे। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अब देखो, ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है। इसमें क्या है, हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया, मतलब अलग अलग स्टेट्स। हमारे पास कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और हमारे पास यूनियन टेरिटरीज भी कितनी है? 8, ठीक है। और 28, बस इसका 8 सेम सेम ये याद रखना, ठीक है। 28 कितने स्टेट्स और 8 कितनी है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और कुछ क्या है, कुछ शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये फेडरल सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, छोटे छोटे बॉक्स इसमें स्टेट्स के, हर एक स्टेट में भी जो है क्या होती है, अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है। मतलब उनके पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट के पास 2 हाउस हैं, तो स्टेट में भी एक हाउस तो पक्का होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन कुछ के पास क्या होता है,
दूसरा हाउस भी होता है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इस ये होता है लोकसभा के इक्वल, ठीक है, छोटा, उसका छोटा वर्जन। काउंसिल होता है इक्वल टू राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का छोटा वर्जन। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स के पास है, सिर्फ 6 स्टेट्स के पास है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। इसका मतलब ये है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब पूरे देश का, ठीक है। लोकसभा पूरे देश की होती है, किसी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी की नहीं होती है। इट ऑक्यूपाइज अ प्री एमिनेंट का मतलब होता है सुप्रीम, जिसकी रैंक क्या हो, सुप्रीम, मतलब बड़ी रैंक हो जिसकी, ठीक है। तो एज अ यूनियन का जो है वो पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे पूरे इंडिया का पार्लियामेंट है, तो ऑब्वियसली उसकी रैंक सबसे ऊपर होगी, ठीक है। किसी स्टेट की पार्लियामेंट की तो सुप्रीम नहीं हो सकती ना, तो प्री एमिनेंट होता है। और इसका मतलब इम्पोर्टेंट भी होता है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट भी होता है, प्री एमिनेंट का मतलब इम्पोर्टेंट भी होता है। एंड सेंट्रल पोजीशन, ऑब्वियसली सेंटर पे ही तो है, किसी स्टेट पे तो नहीं है, उस छोटे बॉक्स में तो नहीं है, इस बड़े से बॉक्स का है पूरा पार्लियामेंट, ठीक है। जो ये फेडरल सिस्टम में हमने अलग अलग स्टेट बांटे हैं उसका एक बॉक्स का तो नहीं है, ठीक है। तो स्टेट पोजीशन प्रोविंशियल लेवल पर तो नहीं है, सेंट्रल की पोजीशन पर है। इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है वोट देते हैं और अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, और वो पार्लियामेंट में जिन लोगों ने उनको वोट देके वहां भेजा है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है। कौन सा है? इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि बाय द पीपल वो क्या होते हैं, एमपी बनते हैं। तो ड्यू टू अडोप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन इंडिया। क्यों? क्यों? अब इन्होंने बोला कि इट ऑक्यूपाई वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। क्यों? क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय पीपल चुनी जाती है, ठीक है, बाय पीपल चुनी जाती है। और पार्लियामेंट, और वही क्या चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं 5 साल के लिए, ठीक है, जब तक उनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा और जब तक प्राइम मिनिस्टर खुद ना बोल दे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद ना बोल दे कि हमें ये जो इस बार की जो गवर्नमेंट है वो हमें डिसॉल्व करनी है, या लोकसभा हमें जो है डिसॉल्व करनी है, ठीक है। तो तब तक जो है 5 साल की उनकी टर्म होती है, तब तक वो रहते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है उसकी जो पोजीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट को हम ऑल्सो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम ये भी बोलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का समझ आ गया ना, मतलब कि लोगों के द्वारा चुनी गई एक गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। उसका दूसरा नाम होता है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। इसको ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि वेस्टमिंस्टर एक जगह थी लंदन में, जगह थी नहीं सॉरी है, ये देखो, वेस्टमिंस्टर इज अ प्लेस इन लंदन, ठीक है, एक जगह है लंदन में, वेयर द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज लोकेटेड, जहां पर क्या है, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो लोकेट है। और जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो उन्होंने अपना रखा है वही उसी तरह का पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने भी अपना रखा है। तो उन वो वेस्टमिंस्टर में क्या है, स्थापित है उनकी पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसलिए हम अपने जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, वेस्टमिंस्टर भी बोला जाता है। इट इज ऑफन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर भी बोलते हैं, एज अ सिंबल यूज करते हैं, बस और कुछ नहीं, उस जगह को एज अ सिंबल यूज करते हैं, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 79। 7 और 9 में कितना फर्क है, 2 का फर्क है, तो यहाँ पे लगा दो सीधा 2 ठीक है। आगे क्या कर दो 1, 2 से पहले क्या आता है 1, तो 79 से लेकर 122 तक पार्ट 5 में मैंने आपको सारे पार्ट याद करवाए हैं। जो बच्चे नए हैं ना, मेरे चैनल में जाकर इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट खोलें, उसके फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें भाई, ठीक है।
मैंने बहुत अच्छे से, क्योंकि कोर्स तो स्टार्टिंग से लेना पड़ता है अगर आपको बेस क्लियर करना है, तो जो बच्चे ये बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। ओके, तो पार्ट 5 क्या होता है, द यूनियन, यूनियन का, ठीक है, कि यूनियन गवर्नमेंट संभाली कैसे जाती है, उसके ऊपर ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो किसके साथ डील करते हैं। अब ये आर्टिकल पार्ट 5 में है ये आर्टिकल, तो ये आर्टिकल किस चीज के साथ डील करते हैं, ये डील करते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पोजिशन की। ऑर्गेनाइजेशन अभी नेक्स्ट है कि कहीं सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो पहला जो टॉपिक है वो वही है, कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन का मतलब कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे होता है ना 543 सीट्स वहां पर है लोकसभा में, 245 राज्यसभा में, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ड्यूरेशन, जैसे 5 साल की ड्यूरेशन होती है लोकसभा की, है ना, और राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। ऐसे ही ऑफिसर्स, उसमें ऑफिसर्स कौन कौन है पार्लियामेंट में, जैसे कि स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, तो इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। प्रोसीजर्स हैं कि बिल पास होके एक्ट कैसे बनता है, ठीक है, और जो पार्लियामेंट में जो जो पर्सन इन्वॉल्व हैं, जो जो पोजीशन इन्वॉल्व हैं, जो जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, उनके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं वो भी हम देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनके पास पावर क्या क्या है वो भी देखेंगे, और जो भी पार्लियामेंट की बातें हम वो इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बता रखा है कि जो पार्लियामेंट होती है इंडिया की, वो किस उस वो 3 पार्ट में कंसिस्ट करती है। मतलब पार्लियामेंट किन 3 चीजों से मिलकर बनी है, किन 3 चीजों से मिलकर बनी है, तो वो है द प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इन 3 चीजों से मिलकर बनी है क्या है, पार्लियामेंट। मैंने आपको 2 हाउस बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन एक प्रेसिडेंट का भी नाम आता है, क्योंकि कोई भी बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो हम बनाते हैं, वो प्रेसिडेंट के बिना एसेंट के नहीं बनते हैं, तो प्रेसिडेंट को भी हम पार्लियामेंट का एक पार्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, उसमें प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन जाकर पढ़े, ठीक है। आपको पूरा फ्रंट पेज ही मेरा जो है वीडियोस का रहता है, उसमें सारे टॉपिक्स मैं पहले ही पॉइंट आउट कर देती हूँ, तो जिसमें आपको प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन मिलेंगे वो जाकर पढ़े, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ठीक है। और राज्यसभा, लोकसभा हाउस तो मैं बता ही चुकी हूँ। लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस, ठीक है। एल से याद कर लेना, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, दूसरा बच गया कौन सा, अपर हाउस। अब लोकसभा को तीसरा वर्ड से किस नाम से जानते हैं, एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा लोअर हाउस हो गया, थर्ड वर्ड क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल। थर्ड वर्ड क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल। तो यही बता रखा है, मतलब ये लोकसभा ही होता है, हाउस ऑफ द पीपल। और इसका थर्ड वर्ड क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोला जाता है ये भी आगे समझेंगे इसमें, ठीक है, ये भी आगे समझेंगे। तो इन 1954 द हिंदी नेम्स अब 1954 में क्या हुआ था, इनके जो हिंदी नाम है जो मैंने आपको बताया, राज्यसभा और लोकसभा, लोगों की सभा, ठीक है, क्योंकि लोग उन्हें चुनते हैं। राज्यसभा मतलब स्टेट से, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य है, ठीक है, जो स्टेट्स होते हैं हमारे फेडरल सिस्टम वाले जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी सभा, क्योंकि वहीं से हर स्टेट से क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर चुने जाते हैं। तो ये जो है अडॉप्ट किए गए, ये नाम अडॉप्ट किए गए, कब अडॉप्ट किए गए, 1954 में। क्या क्या नाम वर अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, की मतलब राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए चुना गया। हाउस ऑफ पीपल का जो नाम है वो लोकसभा चुना गया, ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम है राज्यसभा चुना गया, और हाउस ऑफ पीपल का जो नाम है वो लोकसभा चुना गया। तो जो राज्यसभा है वो क्या होता है, एक अपर हाउस होता है, क्या होता है, अपर हाउस होता है। और सेकंड चैम्बर ऑफ, और हाउस ऑफ एल्डर भी बोलते हैं इसको, चौथा नाम भी लिख लो, हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। फिफ्थ नेम भी लिख लो, सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं इसको,
सेकंड चैम्बर, ठीक है। तो 5 नाम यहाँ पे इन्होंने राज्यसभा के आपको बता दिए, ठीक है। एंड द लोकसभा इज द लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस आपको बता चुके। और फर्स्ट चैम्बर, इसमें भी लोकसभा का चौथा नाम क्या होता है, फर्स्ट चैम्बर। राज्यसभा को सेकंड चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। और हाउस ऑफ एल्डर्स किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। और लोकसभा का 5वां नाम क्या हो गया, पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस, इसको पॉपुलेशन से याद रख लो, पॉपुलर और पॉपुलेशन मतलब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन उसमें क्या करती है, अपनी वोट देती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉर्मल रिप्रेजेंट्स, सॉरी द फॉर्मर, फॉर्मर कौन सा है यहाँ पर, राज्यसभा। राज्यसभा क्या है यहाँ पर, फॉर्मर है। फॉर्मर का मतलब पहले वाला। द फॉर्मर रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स, तो जो पहले वाला वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया ना, इसका नाम ही राज्यसभा है, इसका नाम ही राज्यसभा है। तो स्टेट से हर एक सीट होती है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हर एक स्टेट को उतनी सीट्स दी जाती हैं और उन सीट्स पर अपने जो स्टेट्स होते हैं अपने अपने क्या भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं। वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे भेजते हैं, कैसे इलेक्शन होता है, क्या कुछ होता है, पूरा प्रोसीजर देखेंगे, डोंट वरी। एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन, तो ऐसा नहीं है सिर्फ स्टेट के भेजे जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज के भी भेजे जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज सिर्फ स्टेट्स में होती हैं, यूनियन टेरिटरीज में भी होती हैं, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज की भी सीट्स होती हैं, कहाँ पर होती हैं, पार्लियामेंट में होती हैं। ऐसे ही राज्यसभा में भी यूनियन टेरिटरीज की सीट्स होती हैं, पर यूनियन टेरिटरीज को लेके एक अलग चैप्टर है, ठीक है, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन को हम अलग से देखेंगे। अब पढ़ते हैं, वाइल द लेट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज ऑल, जो लोकसभा होती है वो सारे जितने भी इंडिया के लोग हैं, क्योंकि इंडिया के लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं तो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो पीपल ऑफ इंडिया एज होल को क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। कौन, लोकसभा। लोकसभा लेटर मतलब लोअर हाउस, और पहले वाला क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को भी करता है और यूनियन टेरिटरीज को भी करता है। ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होके आता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट चैप्टर में, कि वो मेंबर नहीं होते हैं किसी भी हाउस के। अगर वो मेंबर हैं किसी पार्लियामेंट के हाउस के और उनको प्रेसिडेंट ऑफिस में जाना, उन्हें इलेक्ट किया गया है, तो उसी दिन जिस दिन वो ऑफिस में जाएंगे, कौन, प्रेसिडेंट, उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर वो एमपी हैं भी तो, और या फिर एमएलए हैं भी तो उन्हें अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और तभी वो ऑफिस में एंटर कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, एमपी नहीं होते हैं, ठीक है, इज नॉट ए मेंबर एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट, और ना ही पार्लियामेंट में वो बैठते हैं और उनकी मीटिंग को अटेंड करते हैं, ठीक है। तो वो होते क्या है, फिर आप कह रहे हो कि ना तो पार्लियामेंट में बैठते हैं ना वो मीटिंग अटेंड करते हैं, तो वो करते क्या है, प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट के एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ पावर, ठीक है, उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, किसके, प्रेसिडेंट के, किसके रिगार्डिंग, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। जैसे बिल को एसेंट देना, ठीक है। अगर नए जनरल इलेक्शन हुए हैं, नया जो फिस्कल ईयर है उसमें आना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बताना, बजट को प्रेजेंट करना, तो ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है वो पार्ट नहीं है पार्लियामेंट के, वो पार्ट है पार्लियामेंट के। इवन पार्लियामेंट के 3 पार्ट है इंडिया में, तो प्रेसिडेंट एक पार्ट है, 3 में से एक पार्ट है, और 2 पार्ट कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बुक जरूर खरीद लेना, सेवंथ एडिशन, ठीक है। और ये जरूर करनी है, ये और कोई बुक नहीं करनी, सिर्फ ये करनी है, ठीक है। जितना आप एक बुक को बार बार रिवाइज करोगे उतना आपके दिमाग में ज्यादा बैठेंगी चीजें, ठीक है। तो
ज्यादा बुक को ज्यादा बुक को रीड करने से अच्छा है एक बुक को बहुत बार रीड कर लो। और इससे बेस्ट बुक मेरे को नहीं पता कहीं भी है ही नहीं। मैं बता रही हूँ, हर एक टॉपर, हर एक यूपीएससी टॉपर सिर्फ यही बुक रिकमेंड करता है। और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, इसी में से आते हैं क्वेश्चंस। तो और ये पार्लियामेंट चैप्टर, ये मैं अभी पता है क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो बिगिनर्स है उनको बता रही हूँ, जिन्होंने रिवाइज कर रखा है, जिन्होंने अपने 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं, उनको तो पता ही है ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अब बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ। अभी इंटीग्रल पार्ट हम इसको बोल क्यों रहे हैं, थर्ड पार्ट बोल क्यों रहे हैं प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का, क्योंकि कोई भी लॉ बन ही नहीं सकता। ठीक है, मान लो कि दोनों हाउस ने उस बिल को पास कर दिया, लेकिन वो लॉ बनेगा ही नहीं। कब तक? वो बिल का मतलब कोई रहेगा ही नहीं जब तक वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट ही तभी हो सकता है जब वो बिल क्या बनेगा, एक लॉ बनेगा। और लॉ बनने से पहले क्या होता है, उसको दोनों हाउसेज में से जाना होता है, गुजरना पड़ता है, एग्रीमेंट लेना होता है। और लास्ट स्टेज क्या होती है कि प्रेसिडेंट अपना एग्रीमेंट देते हैं, मतलब एसेंट देते हैं। ठीक है, एसेंट का मतलब होता है अपना एग्रीमेंट देना। ये फाइनल स्टेज होने के बाद ही कोई बिल क्या होता है, एक लॉ बन सकता है, और तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, वरना उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ही और शी मतलब प्रेसिडेंट ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। ये प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेटिव। ठीक है, जहां पे इसमें दे रखा होगा जो, वो तो पढ़ाना ही आपको। तो फंक्शन रिलेटिंग टू कौन कौन से फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रोसीडिंग जो भी होते हैं पार्लियामेंट के, उनके फंक्शंस में कौन कौन से, जैसे समन करना। ठीक है, समन का मतलब क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। समन का मतलब वैसे होता है कि मान लो कोई सेशन है, ठीक है, तो उस सेशन को बुलाना, मतलब कि सीटिंग करवाना, चाहे वो कभी भी हो। ठीक है, कभी भी करवानी हो। ठीक है, तो वो सीटिंग करवाना, उसको हम बोलते हैं समन। प्रोग्यू करना मतलब होता है सेशन को डिसकंटिन्यू कर देना। ठीक है, सेशन में सीटिंग कराना समन, सेशन को डिसकंटिन्यू कर देना प्रोग्यू। ठीक है, किसका, बोथ द हाउसेस का। तो इसको कौन करता है, इन प्रोसीडिंग, दोनों प्रोसीडिंग को कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही तो करते हैं। और लोकसभा को डिसॉल्व करना, ठीक है, ये भी राइट किसके पास होता है। अब मान लो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो पहले प्राइम मिनिस्टर उनके नीचे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको वो लीड करते हैं, वो जब प्रेसिडेंट को बोलेगी जाके कि डिसॉल्व कर दो, बिना प्रेसिडेंट के बोले वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो प्रेसिडेंट के पास एक फंक्शन है कि लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। डिसॉल्व द लोकसभा और एड्रेसेस बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। एड्रेस का मतलब है कि भाई कोई बिल पेंडिंग हो तो फिर उनके पास मैसेज भेज देना कि आप इसके रिगार्डिंग एक्शन लो, ये बिल पेंडिंग है या कुछ भी। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये चीजें। ऑर्डिनेंस को इशू करना, अब मान लो जैसे हमारे पास सेशन होते हैं, जैसे बजट सेशन होता है, जस्ट सेशन, ओके। हाँ, तो जैसे बजट सेशन होता है, ठीक है, बजट सेशन होता है, वो मई तक चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन कब आता है, डायरेक्ट जुलाई में आता है। कौन सा, मॉनसून सेशन। अभी जून में, जैसे अभी जून चल रहा है ना, अभी क्या है, रिसेस चल रही है पार्लियामेंट की, अभी कोई सीटिंग होती ही नहीं है। सीधा अब जुलाई में जाकर जो है सेशन होगा और सीधा समन होगा। ठीक है, सीटिंग होगी वहां पे। तो अब जून में तो रिसेस है। अब मान लो जून में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, और इसमें लॉ जरूरी है बनाने के लिए, तो उस लॉ को कैसे बनाएंगे, जब बिल पास करेंगे। तो बिल पास करना, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। तो बिल पास नहीं करना होता है रिसेस के टाइम पे, क्योंकि हाउस जो है रिसेस पे है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉ पास करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। उसको बोलते हैं टेम्परेरी लॉ, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो उसको भी इशू कौन करते हैं, प्रेसिडेंट इशू करते हैं। ठीक है, व्हेन दे आर नॉट इन सेशन, मतलब जब हाउस सेशन में नहीं होते, रिसेस में होते हैं, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और हम प्रेसिडेंट चैप्टर में वो पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, तो इन दिस रिस्पेक्ट
द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इन दिस रिस्पेक्ट द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिलाइड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, ठीक है। तो हमने किसके ऊपर रिलाई किया है, मतलब ऐसा मॉडल हमने किसको लिया है? ऐसे होता है ना कि हमें अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री, हमें कौन सा सिस्टम जो है लाना चाहिए, ठीक है। तो हमने किसको अपनाया है? ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। तो हमने ब्रिटिश पैटर्न पर हमने रिलाई किया है रेदर देन अमेरिकन पैटर्न, क्योंकि अमेरिका में क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा पावर नहीं होती है, प्रेसिडेंट की ज्यादा पावर होती है वहां पे, ठीक है। इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट कंसिस्ट द क्राउन, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की जगह ब्रिटेन में क्या है, क्राउन है, मतलब किंग है, किंग और क्वीन है। आपने देखा होगा ना, जैसे क्वींस होती हैं ब्रिटेन में, ठीक है, वहां के किंग होते हैं, तो वहां पे कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, क्राउन होते हैं, ठीक है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब अपर हाउस, राज्यसभा को यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसको वहां पे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन, जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल बोल रहे, कॉमन्स मतलब कॉमन पीपल, लोग, आम आदमी, ठीक है। तो वहां पर क्या बोलते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। तो इसके देखकर ही आपने देखा होगा कि अपर हाउस हमारे पास भी है, लोअर हाउस हमारे पास भी है, बस नाम अलग अलग है। तो बाय कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी पावर्स भी अलग होती हैं, और वो हमारे प्रेसिडेंट से कोई मेल नहीं खाती उनकी पावर। तो वहां पे क्या होते हैं, वैसे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होते, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं कि सम्मन कराना है, प्रोग्यो कराना है, ठीक है। तो ये सब चीजें ये अमेरिका में नहीं होता है। तो हमने किसको अपनाया, हमने ब्रिटेन के सिस्टम को अपनाया। तो यूएसए में होता क्या है, इन यूएसए द लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, विच इज नोन एज कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। हम क्या जानते हैं यहाँ पर, पार्लियामेंट के नाम से। पार्लियामेंट नहीं बोला जाता वहां पे, क्या बोला जाता है, कांग्रेस, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, सीनेट, जैसे हम यहाँ पे राज्यसभा होता है ना, वहां पे क्या होता है, सीनेट होता है। और जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा होता है, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कौन, पार्लियामेंट में जो भी लोअर हाउस के मेंबर होते हैं। तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट वोट से चुनकर आते हैं, ठीक है। तो ये सीधा नाम बता दिया कि ब्रिटेन में क्या नाम है, ये बता दिया अमेरिका में क्या नाम है, सीनेट और ये सब। और पार्लियामेंट ही जो है ब्रिटेन में बोलते हैं, और कांग्रेस क्या बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या बोल रहे हैं, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फसाइजेस, ये क्या बताती है, ऑन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। देखो आप, ये पीवाईक्यू भी है, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लॉज को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर लॉज को बनाते हैं, मेक लॉज। अब इन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, और अभी हम आगे देखेंगे भी कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंट करनी होती है चीजें, पॉलिसीज, और जैसे बजट भी पास कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं। एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, जैसे बजट में भी क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, मोशंस पास कर सकते हैं, मोशंस अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कि जो एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर से, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है
और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये एग्जीक्यूटिव इनको बोलते हैं। और ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है पार्लियामेंट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये लॉ बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करती है, और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इस पे सवाल भी जो है पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो अपोजिट जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्वेश्चंस उठाती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, बजट कैसे पास होता है, वो सब, ठीक है। और अगर कोई बिल पास करना हो, मान लो एग्जीक्यूटिव को कोई प्रपोज करना हो बिल, ठीक है, प्रपोज करना हो बिल, तो उसमें क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जीक्यूटिव खुद ही उस बिल को जो है पास करके और एक्ट बना लेगा, ऐसा तो नहीं होता। वो पहले पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा में नहीं, वो राज्यसभा में भी जाएगा। कुछ बिल में एक्सेप्शन होती है, जैसे मनी बिल होता है, ठीक है, तो ऐसे कुछ बिल होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए जो जितने भी मोस्टली जो बिल होते हैं ऑर्डिनरी बिल होते हैं, तो उनको दोनों हाउसेस में से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट नहीं है किस पे, पार्लियामेंट पे, ठीक है। तो एक इंटरडिपेंडेंसी है, इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव में वही जाते हैं जो ज्यादा वोट लेके आते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, और उनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और वो अपने अलग अलग मिनिस्टर के कौन चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्टर को चुनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये चैप्टर हम कर चुके हैं अभी, ठीक है। हेंस तो इंटरडिपेंडेंस है किसमें, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में, ठीक है, किसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है, ठीक है। हेंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। वही सेम बात कि हमारे यहाँ पे क्राउन नहीं है, ठीक है, कि ब्लड के हिसाब से नहीं चलता कि राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं चलता। हम इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं प्रेसिडेंट का, वहां पे ब्रिटेन में क्या चलता है, क्राउन चलता है, क्राउन चलता है, ठीक है। तो द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ले स्ट्रेस ऑन द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेसिडेंशियल में जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में कोई भी इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती, सेपरेट होते हैं, ठीक है। इनकी पावर अलग होती है, इनकी पावर अलग होती है। हेंस तो द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पे अमेरिका में क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, नॉट रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, या फिर वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होते किसका, उनके पार्लियामेंट का। लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, ये किसका प्रिंसिपल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है। और इंटरडिपेंडेंसी होती है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये भी प्रिंसिपल किसका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। और ये हमने किससे अपनाई है, ये हमने ब्रिटेन से अपनाया है ये सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने क्राउन की जगह जो है प्रेसिडेंट जो है रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। बाकी काम इनका सेम होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है, वो हम हर एक चैप्टर में उनका डिफरेंस देख लेते हैं। और हमने देखा है जैसे जो भी हमने पहले चैप्टर पढ़े तो हमने देखा है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द टू हाउसेस की कितने कितनी सीट्स होती हैं, कैसे कैसे चुने जाते हैं, कौन कौन उनके अंदर होता है। तो सेकंड टॉपिक डाल लीजिए, कॉम्पोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। तो फर्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन देखेंगे हम। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है राज्यसभा की, वो होती है 250, ठीक है, फिक्स की गई है 250 पर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होती है। जिसमें से 238 क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसके, स्टेट के, मतलब 250 में से 238 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के, जो कि इलेक्ट कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। और 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन फिलहाल सीट्स कितनी हैं, 245,
5 सीट का हमें पॉपुलेशन के हिसाब से जरूरत नहीं लगती है, तो अभी फिलहाल कितनी है 245 सीट्स। अब इसमें से 12 तो नॉमिनेट होंगे ही होंगे, बची कितनी 233 सीट्स। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कौन आता है, इसमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उस सीट्स पे बैठते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इलेक्शन होता है, कैसे बैठते हैं, ये देखते हैं अब हम। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो प्रेजेंट में क्या है, राज्यसभा के पास कितनी सीट्स हैं, 245 सीट्स हैं। इसका मतलब क्या है, उनके पास 245 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही राज्यसभा में आ सकते हैं, जिसमें से 225 क्या है, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया ना 233 बच गई, 12 को हटा दिया तो 233 में से 8 जो हैं, 8 मेंबर किसके आते हैं, यूनियन टेरिटरीज के आते हैं, और बचे कितने 225, तो वो किसके होते हैं, स्टेट्स के होते हैं। किसके 233 है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट के, -8 कर दिया, तो इसमें से जो 225 है वो किसके होते हैं, स्टेट्स के होते हैं। तो ये जो है कॉम्पोजिशन होता है, ऐसे ये नंबरिंग की जाती है कि यहाँ से इतने आएंगे, यहाँ से इतने आएंगे। तो जो फोर्थ शेड्यूल होता है ना, फोर्थ शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल जो है अलग जो एडिशनल चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है, जो एडिशनल चीजें बताई गई हैं जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में नहीं बताई हैं, तो वो शेड्यूल्स में ऐड की गई हैं। तो फोर्थ शेड्यूल में ये बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डील करता है किसके साथ, एलोकेशन ऑफ सीट्स। ये जो हमने बताया ना कि किसके स्टेट्स के पास इतनी जाएंगी, 240 250 रह सकती हैं, 12 नॉमिनेट होंगे, तो ये किसमें बताया जाता है, फोर्थ शेड्यूल में बताया जाता है। किसमें, फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज में जो एलोकेशन किया गया है, सीट्स का बंटवारा किया गया है, तो वो क्या है, वो फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं कुछ चेक कर रही हूँ। यस यस, हाँ, अब एक सेकंड रुकेंगे, मैं आपको बिल्कुल जो है डिफाइन कर देती हूँ थोड़ा डिटेल में। जस्ट अ सेकंड, ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हम देखते हैं शेड्यूल्स। पार्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक अलग अलग ब्रॉड सेंस में, बड़े बड़े ब्रॉड सेंस में बांटा गया है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से हमने अलग अलग पार्ट कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कर देना ताकि हमें आसानी हो। ठीक है, ओके, तो देखते हैं शेड्यूल क्या होते हैं। शेड्यूल देखो कितने टोटल शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल हैं। ये एक्चुअली होते क्या हैं, ये जैसे कोई सेक्शन होता है ना बुक के एंड में जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में जो है ये शेड्यूल दिए जाते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो ऐसे 12 शेड्यूल हैं, ठीक है, जो डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने देखा ना कि राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, तो उनका एलोकेशन करना है, तो वो डिटेल में बताना। ठीक है, तो कुछ शेड्यूल ऐसे बनाए गए हैं ताकि डिटेल में बता दे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो डिटेल में इंफॉर्मेशन बताना किसकी, कुछ अबाउट स्पेसिफिक एक्सपेक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, शेड्यूल होते हैं। तो पहला शेड्यूल क्या है, पहला शेड्यूल है, देखो पहला पार्ट कौन सा है, यूनियन एंड टेरिटरीज का, यूनियन एंड टेरिटरीज का। तो पहला शेड्यूल भी वैसा ही है, यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड।
क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, स्टेट्स के नाम और उनके अंदर होने वाली ज्यूरिसडिक्शन, और नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी और उनके एक्सटेंट, उनकी बाउंड्री जो भी है, ठीक है। तो ये बताया गया है किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल में बताया गया है प्रोविजन रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट। देखो ये जो आर्टिकल्स है ना, ये जो आर्टिकल्स है, तो इनको भी डिटेल में कहाँ पे बताया गया है, शेड्यूल्स में बताया गया है। जैसे ये सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो शेड्यूल में क्या है, बहुत एक्सप्लेन में जो है उनको बताया गया है डिटेल में, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है। प्रिविलेजेस किनके, तो इमोल्यूमेंट, EAP, ठीक है, या फिर पिया। जो पिया जो बताया गया वो सेकंड शेड्यूल में बताया गया है, सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। क्या, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नर के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के, मतलब ये जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का जो भी राज्यसभा, लोकसभा, हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके, और प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट के, और हेड ऑफ द स्टेट्स मतलब स्टेट जो फेडरल सिस्टम में आता है, तो इनके बारे में बताया गया है सेकंड शेड्यूल में। और जो जजेस होते हैं उनका, और कैग का, ठीक है, कैग का, तो 9 लोग आते हैं, ठीक है, 9 लोग आते हैं इसमें। 9 पॉइंट्स हैं। एक तो राज्यसभा और लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, 4 पॉइंट तो उन्हीं के हो गए, ठीक है, 4 पॉइंट तो उन्हीं के हो गए। 2 पॉइंट हमारे हेड के हो गए, ठीक है, स्टेट का, और जो पूरे इंडिया के जो हेड होते हैं कौन, प्रेसिडेंट, तो 6 तो यही हो गए। तो जो 2 हैं वो कोर्ट के हो गए, मतलब 8 जज, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो जजेस होते हैं उनका, और जो कैग होते हैं, कंट्रोलर, इसके बारे में हम पूरा चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बताता है, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में, मतलब कि उनको ओथ कैसे लेनी है, मतलब फॉर्मल प्रोमिस कैसे लेना, ऑफिस में जाने से पहले ओथ जो लेते हैं, ठीक है, एक ओथ ली जाती है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। तो ये सब, तो पहला किसका है, यूनियन मिनिस्टर के बारे में कोई ओथ हो, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं पार्लियामेंट की सीट्स के लिए, वो उनकी ओथ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, MPs की ओथ, सुप्रीम कोर्ट जजेस की ओथ, कैग की ओथ, ठीक है। तो ये सब किसको, किस में बताया गया हमारे, ये सब बताया गया थर्ड शेड्यूल में। किस में बताया गया है, थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। तो पहले में क्या है, पहले में क्या है, पहले में यूनियन टेरिटरी है। सेकंड में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, पिया, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स। थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, थर्ड में है ओथ, ठीक है। पहले आपकी टेरिटरी, फिर आपको सैलरी दी जाती है, फिर आपसे ओथ ली जाती है। पहले आपको सैलरी दी जाएगी, फिर आपको फॉर्मल जो है ओथ दिलाई जाएगी, कैसे भी करके याद कर लो, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर की ओथ, ठीक है। इलेक्शन लड़ रहे हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर में, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अब ये स्टेट लेवल पर आ गया, ठीक है। ऊपर जितने भी जो यूनियन के मिनिस्टर थे उनका था, फिर जो पार्लियामेंट में कैंडिडेट इलेक्टर लड़ रहे हैं उनका, तो स्टेट में उसका छोटा वर्जन, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो ऊपर 4 वाले पॉइंट यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से, और नीचे 4 वाले पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। फोर्थ शेड्यूल, ये देखो ये बता रही थी मैं, फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये मैंने आपको बताया कि फोर्थ शेड्यूल, इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे जो सीट्स हैं एलोकेट करनी है, जो अभी पढ़ा ना आपको आपने, कि जो है 233 सीट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के पास जाएगी, वो वाली, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल, पांचवा शेड्यूल है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसके, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आज भी मतलब ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनका जो रहन सहन है वो नेचर से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होता है, तो कैसे होगा वो फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है। ये पूरे चैप्टर है, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में क्या बताया गया है, इन 4 स्टेट के रिगार्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ट्राइबल एरियाज का, नोट शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज, ठीक है।
इनके डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल किसका होता है, शेड्यूल एरियाज का। ये जो 4 स्टेट है ना, इनको इनका जो एरिया होता है ना उसको हम ट्राइबल एरिया बोलते हैं। कौन कौन से, ATMM, कौन कौन सा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं है इसमें, मणिपुर नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं 5th एंड 6th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल किसका आता है, 7th शेड्यूल जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे ना, और आपकी बुक के पीछे भी दिया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को अपनी पावर्स दी गई है कि आप किन किन पे डिसीजन ले सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट पे आप डिसीजन ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को अपनी दी गई है, तो वो 7th शेड्यूल में डिटेल में बताए गए हैं वो सब्जेक्ट, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि पावर डिवाइड की गई है सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1 जो है वो यूनियन लिस्ट की होती है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट की होती है, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट, मतलब यूनियन भी बना सकता है उस सब्जेक्ट पे, स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। प्रेजेंटली क्या है, यूनियन के जो है 98 सब्जेक्ट हैं, और ये पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 97 थे, एक ऐड कर दिया गया है। स्टेट लिस्ट के 59 सब्जेक्ट हैं फिलहाल, पहले 66 थे, 7 को जो है हटा दिया है, जैसे 7th पार्ट को हटा दिया ना, वैसे 7 सब्जेक्ट को भी हटा दिया है। एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, 7th पार्ट कह रही हूँ मैं, 7th शेड्यूल नहीं कह रही हूँ, 7th पार्ट को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, 52 सब्जेक्ट, ये बढ़ा दिए गए हैं। कितने बढ़ा दिए गए हैं, 5, पहले कितने थे, 47, ठीक है। 8th शेड्यूल में आते हैं। 8th शेड्यूल किस चीज को लेकर है, लैंग्वेज को लेकर है, लैंग्वेज को लेकर है, ठीक है। ओरिजिनली हमारे पास कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी, कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस। अभी कितनी है, प्रेजेंट में 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है जो शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में आती हैं, ठीक है। तो कितनी हमारी बढ़ गई हैं, हमारी बढ़ गई हैं 8 लैंग्वेज एक्स्ट्रा हो गई हैं, पहले 14 थी, फिर 8 बढ़ा के इन्होंने कितनी कर दी है, 22, 8 का इन्होंने प्लस कर दिया, 8 लैंग्वेज और बढ़ा दी है, ठीक है। अभी 8 लैंग्वेज ऐसे तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो सकती, अमेंडमेंट बिल पास होते हैं तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, कि कोई चीज हम रिपील कर रहे हैं, ऐड के करते हैं, तभी जो है हम जो है ऐड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है वो, असामीस है, बंगाली है, बोडो डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, ठीक है। तो एम की कितनी होगी, एम से रिलेटेड कितनी होगी, 1 2 3 4, तो एम कितने हैं, 4, एम कितने हैं, 4, ओके। कन्नड़ एंड कश्मीरी तो, और कोंकणी, तो के कितने हैं, 3, एम कितने हैं, 4, के कितने हैं, 3। तो इसमें एम में कौन कौन सी आती है, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। जिनके पीछे आई आई आता है वो है मणिपुरी, मराठी, और मैथिली और मलयालम, ये 2 और हैं एम से रिलेटेड। कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, K3, ठीक है, K3, ये 3 है के से रिलेटेड। हिंदी तो आप सबको पता ही होगा, पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है ज्यादातर, ठीक है। गुजराती, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां से बिलोंग करते हैं वो क्या है, गुजराती, गुजरात से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमारी कितनी हो गई अब, ये 3 ये होगी, 4 ये होगी, एक हिंदी होगी, एक गुजराती होगी, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है, 9 आपको याद होगी। अब आते हैं असामिस, असामिस, बंगाली, यहाँ पे असम है, यहाँ पे नीचे ही बंगाल है, ठीक है, इनको साथ में याद कर लेना, असामिस और बंगाली। 11 याद होगी। बोडो डोंगरी, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, इसको याद करो, ठीक है, कि कैसे भी करके याद कर लो। हमारे प्यारे से डॉग का नाम है बोडो, बोडो, ठीक है। तो बोडो डोगरी, बोडो डोगरी। आपके पास कोई और ऐसे
अब जो ये लैंग्वेज बोलते हैं ना उनको तो नाम बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन जो नहीं बोलते हैं, वैसे वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी लैंग्वेज, ओके। क्योंकि हर एक लैंग्वेज आपको पता है अपनी एक हिस्ट्री लेकर चलती है, अपनी एक हिस्ट्री लेकर चलती है कि उनके वर्ड्स कैसे चेंज हुए, ठीक है, उस वर्ड को चेंज करके एक नई लैंग्वेज कैसे आई, है ना। तो अपना एक, तो हमें जो है हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो जो डोमिनेशन की जो चीज होती है ना वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आई वुड से कि ये नहीं होना चाहिए। तो बोडो डोगरी ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। असामीस बंगाली याद हो गया होगा, गुजराती हिंदी याद हो गया होगा, कन्नड़ कश्मीरी कोंकणी एक साथ कर लो, मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी एक साथ याद कर लो। अब नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संस्कृत तो भूलना ही मत, ठीक है। सैंथली और सिंधी, तो एस के भी 3 है, के भी 3 है, ये S3 और याद कर लो, ठीक है, कि संस्कृत, सैंथली और सिंधी, ठीक है। तमिल के भी T3 याद कर लो, T2 याद कर लो, ठीक है। 4 3 3 2, ठीक है। तो MKST, ठीक है, MKST 4 3 3 2, ठीक है। तो तमिल, तेलुगु, सैंथली, सिंधी और संस्कृत, ठीक है। अब नेपाली, ओडिया, पंजाबी और उर्दू ये याद कर लो, ठीक है। तो ये याद करो। अब इसके जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट आई है वो कौन कौन सी आई है, कौन कौन सी अमेंडमेंट आई है। पहली तो आई है 1967 में 21st अमेंडमेंट, ठीक है। दोनों के पीछे 1-1 है, ठीक है, दोनों के पीछे 1-1 है, 21 और 1961, सॉरी 1967, आई एम रियली वेरी सॉरी, हाँ 1 नहीं है, 1967, ठीक है। तो 6 और 7 में, तो पहली जो अमेंडमेंट है, जो पहली अमेंडमेंट कौन सी आई है, 21st अमेंडमेंट आई है। कब आई है, 1967 में, ठीक है। 6 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब 9 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। तो ऐसे क्या बन गया, हमारी 21st अमेंडमेंट बन गई, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। इन जो 21st में उनके पीछे, उन लैंग्वेज के पीछे जो है आई लगा हुआ है, ठीक है। हर एक के पीछे आई लगा हुआ है, ठीक है। तो 21st में कौन कौन सी आई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अगर आपको बोडो दे दी जाए तो ये चीज तो याद आ जाएगी ना कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पीछे तो आई था 21st में, ठीक है। अब 71st सेकेंड अमेंडमेंट कब आई, 1992 में, 1992 में, 92 में से माइनस कर दो, 2 कितने बच गए, 7। तो 71st अमेंडमेंट आई, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है, बोडो, डोंगरी, ये तो आपको दोनों याद हो ही गए होंगे, ठीक है। मैंथली और सैंथली दोनों सेम सेम है ना, थली और थली, ठीक है। तो मैंथली और सैंथली याद कर लो, मैथिली और सैंथली। ये कब आई, ये कब आई, ये आई हमारी, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई थिंक, ओ आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकेंड। जो 21st में हुई है वो सिंधी है, ऑफ कोर्स इसके पीछे आई है, लेकिन वो एक ही है, सिर्फ एक लैंग्वेज जो है 21st अमेंडमेंट में हुई है। और जो 71st में हुई है वो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हुई है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। जो ये आपने याद किया ना 3, MNK, ये कब हुई है, ये 21st में नहीं हुई है, ये 71st में हुई है। कब हुई है, 1992 में, 1992 में। तो 1992 में MNK जो है अमेंडमेंट हुई है, और उसमें जो है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी, ठीक है। तो ये जो है अमेंडमेंट में ऐड हुई है 71st में। 92nd में कौन सी हुई है, 2003 में, ये हुई है
मैथिली, सेंथिली और बोडो एंड डोगरी। ठीक है, ये तो आपको याद हो ही जाएंगी 90 सेकंड वाली। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आई होप आप थोड़े कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, बट इट्स फाइन। आप अभी अपने दिमाग को सेट कर लीजिए। हाँ, तो कौन कौन सी है? मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, और कोंकणी। ये कब आई? ये आई है हमारी 1992 में 71st अमेंडमेंट से 1992 में आई हैं। ठीक है, वैसे हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, और ओडिया कब आई? 96 में, 2011 में। ठीक है, तो कितनी टोटल अमेंडमेंट हुई है? 1 2 3 4 अमेंडमेंट हुई है टोटल, और 8 हमने की हैं, तो 4 का डबल 8, 4 अमेंडमेंट और 8 लैंग्वेज जो हैं ऐड हुई है। ठीक है, 9th शेड्यूल किस चीज के बारे में है? 9th शेड्यूल है स्टेट लेजिस्लेचर। अरे सीधी सी चीज है, जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता है। ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता है कि कोई भी सब्जेक्ट डाल दो आप 9th शेड्यूल में, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन नहीं उठा सकती कौन? जुडिशरी। इससे रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें, लिमिटेशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे जुडिशियल रिव्यू चैप्टर जब हम करेंगे जुडिशरी पूरा। 10th शेड्यूल में क्या आते हैं? डिफेक्शन, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना चेंज कर लेते हैं ना, उसके रिगार्डिंग है डिफेक्शन। 10th शेड्यूल डिफेक्शन। ठीक है, कि 1 से 0 कौन बन गया? जिसने अपना दल बदला, डिफेक्शन। 10th शेड्यूल, जिसने अपना दल बदला। 11th शेड्यूल में कौन आते हैं? 11th शेड्यूल पंचायत का है। और 12th शेड्यूल कौन सा है? म्यूनिसिपैलिटीज का है। 73 और 74 अमेंडमेंट। आई होप आपको सारी की सारी जो शेड्यूल्स हैं वो याद हो गए होंगे। ठीक है, अब फिर से देख लो। फर्स्ट शेड्यूल जो है टेरिटरीज का है, सेकंड जो है हमारे जो भी पिया, ठीक है, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस। थर्ड शेड्यूल हमारा किसका है? ओथ का है, कि पहले टेरिटरी है, फिर सैलरी दी जाती है, फिर ओथ दिलाई जाती है। ठीक है, सैलरी के बाद ओथ दिलाई जाती है। फिर फोर्थ शेड्यूल है, फिर 5th और 6th तो है ही शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। 4th हमारा राज्यसभा से रिलेटेड है। 7th हमारा जो है सब्जेक्ट है यूनियन और स्टेट में। ठीक है, 8 हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है। 9th जो है, 9th हमारा जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। ठीक है, 10th हमारा जो 1 से 0 बन गया दल बदल के डिफेक्शन। 10th 11th पंचायत, 12th जो है म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, तो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम। अब पार्लियामेंट चैप्टर पे आ जाओ दोबारा से। ठीक है, उसको मत भूल जाना। उसको याद करवाने के लिए मैंने शेड्यूल्स याद करवाए हैं। कहीं आपके मन में है कि शेड्यूल्स तो करवाए नहीं, शेड्यूल्स होते गए। ठीक है, तो सारे शेड्यूल मैंने करवा दिए हैं याद आपको। तो फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा में हम कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, तो स्टेट का कैसे रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा। तो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हमारे पास कितने 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो मान लो एक स्टेट है। ठीक है, तो उस स्टेट में से उस स्टेट की क्या होगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है, उसमें क्या होंगे? एमएलए होंगे। तो उनके द्वारा, एमएलए के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट किए गए मेंबर, एमएलए इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। किस सिस्टम से इलेक्ट करते हैं? वो करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या होते हैं? एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, एक होता है लिस्ट सिस्टम। ये इंडिया में यूज नहीं किया जाता, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज किया जाता है। मान लो एमएलए हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट की, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एमएलए होंगे। ठीक है, अब राज्यसभा की कुछ सीट होगी, मान लो 2 सीट है। ठीक है, मान लो 2 सीट है एक स्टेट की, कोई भी स्टेट, मान लो यूपी है, मान लो 2 सीट्स हैं, वैसे तो ज्यादा होती हैं बट मान लो। ठीक है, तो अब इन दो सीट्स के लिए हर एक मेंबर, मतलब 2 मेंबर हमें चुनने हैं, तो एक मेंबर को अगर हम चुनेंगे तो वो कैसे चुनेंगे? ठीक है, अब
एक को मेंबर को हम कैसे चुनेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज करते हैं। अब ये होता क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? ये होता है कि हर एक एमएलए को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा सीक्रेट की भाई लो, और उस पेपर में होंगे कैंडिडेट के नाम ABCD। जो उस एक पोजीशन है ना, एक पोजीशन में जाने के लिए जैसे 2 सीट्स हैं तो पहली पोजीशन को हम इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जाने के लिए इन कैंडिडेट से 4 कैंडिडेट से कंपटीशन में आकर जो इस कंपटीशन को जीतेगा, तो वही जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का उस स्टेट से इलेक्ट होके बन पाएगा, ठीक है। तो अब सारे एमएलए को बैलेट पेपर दे दिए हैं, ठीक है। अब उसमें बैलेट पेपर में सारे एमएलए भरेंगे कि मैं तो ए को मानता हूं कि इसको जाना चाहिए राज्यसभा में, ये सबसे ज्यादा जो है डिजर्व करता है ए। उसने बोल दिया बी को तो मैं 4th रखूंगा, ठीक है, सी को बोल दिया 3rd रखूंगा, डी को बोल दिया 2 रखूंगा। अब ऐसे ऐसे करके हर एक एमएलए ने किसी ना किसी को तो फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, ठीक है। तो हर एक के बॉक्स बना दिए जाते हैं ABCD, ये बॉक्स है, ठीक है। जिन जिन बैलेट पेपर में, जैसे मान लो ए को फर्स्ट बैलेट पेपर में फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, तो इस बैलेट पेपर को डाल दिया जाएगा ए के में। अगर दूसरा बैलेट पेपर उठाया उसमें बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है, ए को सेकंड प्रेफरेंस दी गई है, तो इसका जो है ये बैलेट पेपर कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। अगर किसी बैलेट पेपर में सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखे तो वो सी में जाएगा, ऐसे ही डी में जाएगा, ठीक है। अब इनके बैलेट पेपर को चुना जाएगा, ठीक है, कि इसके पास कितने बैलेट पेपर हैं, इसके पास अगर जितनी सीट्स हैं अपॉन 2+1 ए के पास आ जाती हैं, किसी भी मेंबर के पास आ जाती हैं ज्यादा जो प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, तो इतनी सीट किसी मेंबर के पास आ जाती है अपॉन 2+1, ये अपॉन 2 किससे कर रहे हैं हम, ML मतलब जितनी भी असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी भी सीट्स हैं, इतने बैलेट पेपर किसी बॉक्स में आ जाता है तो उसी को जो है मेंबर घोषित कर दिया जाएगा राज्यसभा का उस स्टेट के रिगार्डिंग, ठीक है। इस स्टेट से ही मेंबर जाएगा इस पोजीशन पर जो एक सीट से यहाँ पर है खाली, ठीक है। तो अगर नहीं आया तो क्या होगा, तो ये होगा कि पहला देखा जाएगा कि सबसे कम किसके पास है, मान लो डी के पास है सबसे कम, तो इसकी जो जैसे अब किसी ना किसी को तो डी के बैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस दी होगी, तो जिसको भी मान लो डी के बैलेट पेपर फर्स्ट बैलेट पेपर उठाया, ठीक है, उसमें सेकंड प्रेफरेंस किसको दे रखी है ये देखेंगे। जिसको भी सेकंड प्रेफरेंस दे रखे होगे ना हर बैलेट पेपर में, उनको पास हो जाएंगे वो, ठीक है, उनके बॉक्सेस में चली जाएंगी। अब उनके बॉक्सेस में जाने के बाद वो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी, जिसके बैलेट जिसके बॉक्स में डाला है उसकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी, किसकी, जिसके पास सबसे कम वोट आई थी, डी के पास सबसे कम वोट आई थी, उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो उनकी अब फर्स्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी। अब फिर चेक करेंगे कि किसी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई है, अगर नहीं आई है तो फिर से जिसके पास लिस्ट रह गया, मतलब डी तो अब बाहर चला जाता है, लिस्ट से बाहर ही चला जाता है, आउट ऑफ कंपटीशन, कि आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हो। अब इन तीनों में से देखा जाता है कि किसके पास सबसे कम आई है, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है, जब तक एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आती, अपॉन 2+1 नहीं आ जाता किसी के पास। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के राज्यसभा में वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए होते हैं। और जो इलेक्शन है वो हेल्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कौन सा सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मीन होता है लिस्ट सिस्टम नहीं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, जो मैंने अभी आपको समझाया। The seats are allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of the population। अब आप ये पूछोगे कि यूपी को कितनी सीट्स मिली है, ये आप सर्च कर लेना, यूपी को कितनी सीट मिली है, ठीक है, तमिलनाडु के पास कितनी सीट्स हैं, ठीक है, मणिपुर के पास कितनी सीट्स हैं, आसाम के पास कितनी सीट्स हैं, ये आप खुद देख लेना, ठीक है। तो सबको अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगी, ठीक है, जैसे यूपी के पास ज्यादा पॉपुलेशन है तो यूपी को ही ज्यादा सीट मिलेंगी राज्यसभा में, ठीक है। हेंस हालांकि क्या होता है, द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही डिफरेंशिएट होती है तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे ना, उनकी सीट तो अलग अलग होंगी। तो उत्तर प्रदेश के पास 31 मेंबर की सीट्स है, ठीक है, 31 को वो इलेक्ट कर सकते हैं, 31 लोगों को इलेक्ट किया जाता है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए। और त्रिपुरा के पास सिर्फ 1 सीट है, उत्तर प्रदेश के पास 31 सीट है,
और हाउएवर यूएसए में क्या होता है, ये तो हमने देखा इंडिया में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है, यूएसए में ऑल स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से होता है ना, यूएसए में ऐसे नहीं होता, सीनेट में जो अपर हाउस होता है इरिस्पेक्टिव, इरिस्पेक्टिव का मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होता, वहां पे क्या होता है 50 स्टेट है जैसे यूएसए में, ठीक है, फेडरल सिस्टम में, और जो सीनेट है उसमें 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 मेंबर्स हैं, इसका मतलब 2 मेंबर ईच स्टेट से आते हैं, सिर्फ 2 मेंबर ईच स्टेट से आते हैं, सबके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे वो मतलब एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जितना स्टेट क्यों ना हो, फिर भी उसके पास 2 मेंबर होंगे, और चाहे किसी के पास बहुत बड़ा स्टेट हो तो भी 2 मेंबर होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो पढ़ा हमने स्टेट्स का कैसे किया जाता है, अब पढ़ते हैं यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो यूनियन टेरिटरीज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का, लोकसभा में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है गाइस, जो थोड़ी सी प्लीज थोड़ा सा जो है आप हैंडल कर लेना, तो आज सिर्फ राज्यसभा का ही हो पाएगा, बट मैं आपका कंप्लीट कर दूंगी, टाइम से पहले जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। जो भी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, 4 महीने 5 महीने पहले ही खत्म कर दूंगी, ताकि आपके पास रिवीजन का टाइम मिल जाए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, जैसे स्टेट के होते हैं वैसे ये भी होते हैं, ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। क्या बोल रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक यूनियन टेरिटरी के राज्यसभा में, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि उस मेंबर को जो राज्यसभा में हमें भेजना है, उसको उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं कि उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, क्योंकि हर एक यूनियन टेरिटरी के पास, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस, ठीक है, उस पर्पस के लिए ही, इलेक्ट करने के पर्पस के लिए ही एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। अभी इलेक्शन क्या होता है, दिस इलेक्शन इज ऑल्सो हेल्ड ऑन द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी बताया सेम। आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज ओनली थ्री कौन सी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि और इन तीनों को छोड़ के 8 में से 3 जो बाकी की 5 उनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है वो हम चैप्टर पढ़ेंगे जब यूनियन टेरिटरी, तभी समझेंगे, ठीक है। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है राज्यसभा में, तीन के अलावा नहीं होती, ठीक है, 3 के अलावा नहीं होती। तो जैसे उनकी असेंबली होती है वो भी ऐसे ही, जैसे स्टेट में जो है इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली ये होता है, जैसे अभी सारे एमएलए क्या करेंगे, राज्यसभा के उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनके पास बैलेट पेपर होगा, जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, जिनके पास बैलेट पेपर है, वो इलेक्टोरल, वो उन सबको मिला के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, बस इसका मतलब यही होता है कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बस, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन इन तीनों का ही होता है, इन यूनियन टेरिटरीज का सिर्फ 3, ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। द पॉपुलेशन ऑफ अदर 5 यूनियन, उनकी जो पॉपुलेशन है ना बाकी 5 की, उनकी जो पॉपुलेशन वो बहुत स्मॉल है राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, ठीक है। तो उनको जरूरत नहीं समझते हम, ठीक है, कि मतलब उनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत पॉपुलेशन छोटे, हम उनको ऐसे भी संभाल सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर, जो प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, फ्रॉम पीपल, ठीक है, हु हैव स्पेशल नॉलेज। किसको अपॉइंट करते हैं, किसको नॉमिनेट करते हैं, जिसके पास नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किसमें, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विसेज में, इनके इनके इनका जो नॉलेज होती है, स्पेशल नॉलेज, जिन भी लोगों को, उनको नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, कहाँ पे, राज्यसभा में। द रैशनल बिहाइंड, जो रीजन होता है इस नॉमिनेशन करने का, इज टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन अ प्लेस। एमिनेंट मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अब उनके पास ये नॉलेज है आर्ट की, सोशल सर्विस लोगों को सर्विस देना उनके वेलफेयर के लिए, साइंस की सर्विस, ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, तो उनको प्लेस देना कहाँ पर, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में। तो इसका जो रीजन है कि आप नॉमिनेट करेंगे वो यही रीजन है कि हम इंपॉर्टेंट पर्सन को एक प्लेस दे रहे हैं हमारे पार्लियामेंट के एक हाउस में, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, विदाउट गोइंग थ्रू प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ताकि वो इलेक्शन से प्रोसेस से ना गुजरे और वो इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, इट शुड बी नोटेड हियर दैट द अमेरिकन सीनेट हैज नो नॉमिनेट। हालांकि अमेरिका में कोई भी नॉमिनेट मेंबर नहीं किया जाता सीनेट में, मतलब अपर हाउस में। ठीक है, एक बार देख लेती हूँ मैं ये लोकसभा का, जस्ट अ सेकंड गाइस। आई थिंक लोकसभा का कर ही लेते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। ठीक है, कर ही लेते हैं अभी, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है। तो लोकसभा का कॉम्पोजिशन क्या होता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की वो 550 है। ठीक है, और 530 मेंबर हम स्टेट में से चुन सकते हैं, 20 मेंबर हम जो है यूनियन टेरिटरी में से चुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा में फिलहाल जो हमें लगता है कि इतनी होनी चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, वो भी फिलहाल कितने, 543, जिसमें से 524 जो मेंबर है वो स्टेट के होते हैं, 19 मेंबर जो हैं यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। 524 किसके होते हैं, स्टेट के होते हैं, 19 मेंबर जो है होते हैं यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। ठीक है, तो जो पहला है स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है, उनका स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में, वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं 18 और 18 साल से ऊपर अपने अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बता चुकी हूँ। इलेक्शन जो किसके बेस पर होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। का मतलब क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल मतलब पूरे इंडिया में, इंडिया को पूरा यूनिवर्स के थ्रू ऐसा मान रहे हैं, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो 18 और 18 साल से ऊपर के हैं उनकी फ्रेंचाइजी। ठीक है, मतलब वो वोट देंगे, उनके पास राइट है, तो इसके हिसाब से होता है। इसका मतलब क्या होता है, every Indian citizen who is above to 18 year of age and who is not disqualified under the provisions of the constitution or any law is eligible to vote at such election। मतलब वो बंदे, ठीक है, जो 18 एज से ऊपर हो चुके हैं और जो 18 साल के हैं, ठीक है, वो जो वोट दे सकते हैं वो इस चीज के अंदर आते हैं, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्क्वालीफाई नहीं है, कि कोई लॉ होते हैं ना कि यू आर डिस्क्वालीफाइड टू वोट। ठीक है, कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी। ठीक है, तो जो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनको वोट नहीं दिया जाता। तो जो नॉट डिस्क्वालीफाई है मतलब जो क्वालीफाई है, जो नॉट डिस्क्वालीफाई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इसका मतलब वो क्वालीफाई है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो जो वोटिंग होती है, एज वो रिड्यूस की गई थी 21 से 18 साल, किसके थ्रू, 61st अमेंडमेंट, ये याद रखना भाई। 21 टू 18 ईयर कब की गई, 8 में से 2 घटा दो, कितने बच गए, से 6। ठीक है, और बाकी बच गए 1 इसको यहाँ पे लगा दो। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना 1988 में, उसके थ्रू जो है ये जो एज है वो कम कर दी गई। पहले 21 थी, फिर 18 की गई। ठीक है, 1988 में जाकर 18 हुई। उससे पहले 18 साल, जो 21 साल के और उससे ऊपर के लोग हैं उन्हीं को वोट का अधिकार था, उससे कम का नहीं था। ये 1988 के बाद ही किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी कैसे होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एम्पावर होता है कि जो पार्लियामेंट है टू प्रिस्क्राइब अ मैनर ऑफ चूजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया गया है वैसे पार्लियामेंट को कि आप चूज करें, पार्लियामेंट चूज करे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट को मैं ये पावर देता हूं कि आप चूज करें। क्या चूज करें, वो वे चूज करें जिसमें आप यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव को ला सकते हैं, कहां पर, लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो ये जो वे है वो पार्लियामेंट को मैं अधिकार देता हूं इस चीज का। तो अकॉर्डिंगली, तो इसके अकॉर्डिंग में आकर, ठीक है, इस पावर के अकॉर्डिंग में आकर, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक इनेक्ट किया है, एक्ट इनेक्ट किया है, क्या नाम है उसका, द यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। तो ये एक्ट लेके आए, उसके हिसाब से अब क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और उसी के हिसाब से जो है एमपी आते हैं यूनियन टेरिटरी से लोकसभा में, by which the member of Lok Sabha from the union territory are also chosen by
डायरेक्ट इलेक्शन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दिया? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने क्या बोला? डायरेक्ट इलेक्शन करवा दो। यहाँ भी एक्ट के थ्रू उन्होंने ये चीज बता दी, ठीक है। तो थर्ड क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। तो देखो भाई, ये मैं बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। 104th अमेंडमेंट हुई है, 104th अमेंडमेंट, ठीक है। कब हुई है? 2019 में। अब जो पिछली जो अमेंडमेंट हुई थी ना, इससे पहले हर 10 साल के बाद क्या होता है? हर 10 साल के बाद जो है हमें रिन्यू करना होता है थ्रू अमेंडमेंट, कि जो दो सीट्स हैं लोकसभा में, और कुछ सीट्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट में, वो चुनी जाएंगी किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए। तो 104th अमेंडमेंट के दौरान जो 2019 में हुई, उन्होंने बोला कि 2020 लास्ट डेट है, इसके बाद कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं बैठ सकता। तो पहले 245 सीट्स होती थी, ये अमेंडमेंट होने के बाद इन 2 सीट्स को कि नॉमिनेट होंगे एंग्लो इंडियन, इनको कि नॉमिनेट हो सकते हैं। नॉमिनेट करना मतलब वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आएंगे। तो इस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया 2019 में, कि 2020 के बाद कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होगा। अब 2 हट गई तो कितनी रहेगी? 245 नहीं, सॉरी 545, हाँ 545, हमेशा मिस्टेक हो जाती है। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो 243 सीट्स रह गई अब, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए हैं। तो 2020 से पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे उन 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से टू द लोकसभा। इफ द कम्युनिकेट, क्यों 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 नॉमिनेट करते थे? क्योंकि उस कम्युनिटी की एक एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं थी इंडिया में, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली दिस प्रोविजन वाज टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर। ये प्रोविजन था बस 10 साल के लिए, अप टू 1960 ओनली। बाद में क्या किया गया? इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए हर 10 साल में इसको रिन्यू किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान। देखो, एंग्लो इंडियन इज अ पर्सन। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी किसको मानते हैं? जस्ट अ सेकंड, हाँ। एंग्लो इंडियन इज अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोगेनिटर्स इन द मेल लाइन और वॉज ऑफ यूरोपियन डिसेंट, जिनके पास होता है, बट हु इज डोमिसाइल within the territory of India and is or was born within such territory of parent habitually resident therein and not merely established there for temporary purpose। ठीक है, जो जिनके पेरेंट्स जो हैं इंडिया के टेरिटरी में जो हैबिचुअली जो रेजिडेंट थे, और जो टेम्परेरी पर्पस के लिए नहीं, परमानेंट पर्पस के लिए यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, तो उनको हम एंग्लो इंडियन मानते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो लास्ट एक्सटेंशन अप टू 2020, ठीक है, 2020 लास्ट डेट थी, जो कि 95th अमेंडमेंट 2009 में बताई गई है कि 2020 के बाद ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा ये प्रोविजन। तो ये किसके द्वारा की गई? 104th, ये मैं बता चुकी हूँ, 2019 में जो है 104th अमेंडमेंट आई थी, उसके द्वारा। हैज नॉट एक्सटेंडेड फर्दर, इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर दूसरे वर्ड में कहे, इस अमेंडमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया प्रोविजन ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंट एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा बाय नॉमिनेशन, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली दिस प्रोविजन सीज, अब ये रुक गया है, सीज का मतलब होता है स्टॉप कर दिया है, ठीक है। 25 जनवरी 2020 के बाद अब कोई एंग्लो इंडियन सीट की बची ही नहीं, अब 243 सीट्स हो गया, कोई नॉमिनेट नहीं होगा। द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ पार्लियामेंट बोथ राज्यसभा एंड द लोकसभा फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये जो है सीट्स को दिया गया है, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। बाकी हम कल करते हैं। मेरी आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो कंटेंट, कमेंट कर दीजिए अगर कुछ सुधार चाहिए तो, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। Okay.